माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 10th के इतिहास के लेसन 3 का 5वां पार्ट देखेंगे। चौथे पार्ट में हमने देखा था कि महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था क्या होती है, यानी कि जब महायुद्ध होता है तो मुख्य रूप से यूरोप से ही लड़ा गया था और जिसने सारी दुनिया का असर हुआ था, यानी कि युद्ध का असर सारे दुनिया का हुआ था। और इस युद्ध ने सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एकदम जड़ से हिला दिया था, जिसे उबरने के लिए कम से कम पूरी दुनिया को 300 सालों तक का भी ज्यादा समय लग सकता था। और इस दौरान पूरी दुनिया ने चौतरफा आर्थिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था से एकदम ढका हुआ था। और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कराने लगी कि अर्थव्यवस्था ऐसी खराब हो गई, बिगड़ गई कि जिसे सुधारने के लिए सारी दुनिया को कम से कम 3 दशकों का समय लगता था। आज का हमारा पॉइंट है युद्धोत्तर सुधार, यानी कि युद्धोत्तर सुधार क्या है। करा कि युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पे लाने का रास्ता काफी मुश्किल साबित हुआ, यानी कि जब युद्ध हुआ था और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे पटरी पे लाने के लिए काफी रास्ता मुश्किल हो चुका था। और इससे पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। फिर करा कि युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा जिसमें ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, यानी कि जब ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था तो सबसे ज्यादा संकट उसी को झेलना पड़ा। उसमें भारत और जापान में भी उद्योग विकसित होने लगे थे और युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। यानी कि जो वह हार चुका था ब्रिटेन, जो पहले एकदम शक्तिशाली था, अब वह खुद भारत के बाजार में वो उसकी स्थिति थी वह नहीं रही। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, सो अलग युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के ब्रिटेन ने अमेरिका से जम करके कर्जे लिए थे और इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेश कर्जों में दब चुका और युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल भी हो गया था, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगार में भारी इजाफा हुआ था। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। यानी कि जब युद्ध का कारण उछाल, यानी कि जो शांत था, जो गुस्सा था, वो शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा, यानी कि जो पैदावार था वो खत्म होने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधित व्यय में भी कटौती शुरू कर दी थी ताकि शांतिकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई की जा सके। और इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए, यानी कि जो नए प्रयास किए उससे और भी ज्यादा जो रोजगार थे वो खत्म होने लगे। और फिर 1921 में हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था, यानी कि हर वो 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति काम वाले होते थे और 1 व्यक्ति ऐसा होता था जिसके पास कोई काम नहीं होता था। और रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गए थे, यानी कि जो उस समय युद्ध का जो समय था अब उसमें वह वातावरण बन गया जिसमें बेचैनी और अनिश्चितता बनी रही थी रोजगार के लिए। करा कि बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी संकट में थी। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादन की हालत पर भी विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। कौन सा? पूर्वी यूरोप। और युद्ध के दौरान आपूर्ति अर्थव्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी, यानी कि पहले ही पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं आपूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र था, लेकिन युद्ध के दौरान उसकी आपूर्ति अस्त व्यस्त हो गई, इनकी खराब हो गई। और फिर कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी थी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए, यानी कि फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विश्व बाजार में गेहूं की इतनी भारी भरकम गेहूं का पैदावार हो गया कि अनाज की कीमतें गिर गई, यानी कि अत्यधिक मात्रा में पैदावार होने लगी। और चारों तरफ से जब एक ही मार्केट में सब्जियां आ जाती हैं तो हम खुद देखते हैं कि सब्जियां सस्ती होती है। उसी प्रकार उस मार्केट में, यानी कि पूरे विश्व के पूरे बाजार में गेहूं का उत्पादन चारों तरफ होता है, तो चारों तरफ का जैसे जैसे एक मंडी में आता है तो उसकी कीमत क्या होती है, हल्की हो जाती है। तो इस तरीके से उसकी आय और ग्रामीण की आय दोनों में कमी हो जाती है और किसान जो कर्ज लेकर के खेती किए रहते हैं वो गहरे कर्ज में डूब जाते हैं।
अब आ रहा है बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। कारण कि अमेरिका में सुधार की गति तेज रही और यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हुआ था और युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिका अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा था। लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों में ही अमेरिका अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पे बढ़ने लगी और फिर 1920 के दशक की अमेरिका अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी कि बृहद उत्पादन यानी कि मास प्रोडक्शन का चलन था और बृहद उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था। लेकिन 1920 के दशक में यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता बन गया था और कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादन के विख्यात प्रदाता थे। यानी कि कार निर्माता कौन? हेनरी फोर्ड। यह ऐसे कार निर्माता थे और इन्होंने ऐसी कंपनियां लगाई थी जो सिर्फ 3 मिनट में यानी कि सिर्फ 3 मिनट में एक कार तैयार की थी। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को लगाया था कि हर एक व्यक्ति एक एक पुर्जा लेकर के खड़ा रहता था और फटाफट पुर्जे ज्वाइन करता और 3 मिनट में एक कार तैयार हो जाती थी। कह कि शिकागो के बुच्चरखाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पे रख दिया गया था और दूसरे सिरे पे खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठा करके निकल जाते और यह देख करके फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय है और पैसे दोनों के लिहाज से किफायती साबित हो सकता है। उनके कहने का मतलब है कि जिस तरीके से व्यक्ति मांस उठा करके ले जा रहा है उसी तरह से अगर हम गाड़ियों की असेंबली लाइन बनाए तो उसका भी समय और पैसे दोनों का लिहाजा में काफी पैसा हम कमा सकते हैं और किफायती यानी कि लाभ भी हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों के एक ही काम जैसे कि कार के किसी खास पुर्जे से ही लगाते रहना चाहिए। जिस तरीके से हर व्यक्ति किसी जानवर का मांस लेकर के कन्वेयर बेल्ट में रखा होकर खड़ा रहता है उसी प्रकार उन्होंने क्या किया कि हर व्यक्ति को खास पुर्जे के लिए लगा दिया और मशीनरी ढंग से बार बार करते रहना होता है। काम की रफ्तार इस बार तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है और यह काम की गति बढ़ा करके प्रत्येक मजदूर की उत्पादन बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम से ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं, यानी कि जिस व्यक्ति को जहां लगा दिया वो अपने काम से पीछे नहीं हट सकता है और ना ही उसे ढील कर सकता है, किसी से बात कर सकता है, यानी कि ऐसा कोई काम वो ढीलापन नहीं कर सकता है। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन में हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर के निकलने लगी और इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना हो जाता। टी मॉडल नामक कार बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी, यानी कि टी मॉडल कार। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पे पैदा होने वाली थकान झेलने में काफी मुश्किल महसूस हुई क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे और बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया और इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर के यानी कि परेशान होकर के जनवरी 1914 से वेतन दुगना यानी कि $5 प्रतिदिन कर दिया और साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पे पाबंदी भी लगा दी और इस तरीके से तनख्वाह बढ़ने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आ गई थी उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगी। यानी कि जब वो लोगों का वेतन बढ़ाते थे तो उनकी जो मुनाफा होता था वो कम होने लगा और इस तरीके से फोर्ड द्वारा अपनाई गई इस उत्पादन पद्धति को जल्द ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा और फिर अमेरिका क्या किया, उसकी नकल करने लगा। फिर बृहद उत्पादन पद्धति में इंजीनियरिंग आधारित चीजों को लागत और कीमतों में भी कमी ला दी और बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर कार जैसे टिकाऊ भोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे और फिर 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था जो 1929 से बढ़कर के 50 लाख कार प्रति वर्ष से भी ऊपर जा रहा था। यानी कि एक साल में कम से कम 50 लाख कार बनता था और इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, फ्लैश आदि भी खरीदने लगे। ये सब चीजें हायर पर्चेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी। यानी कि जो लोग ये सारी चीजें कर्जे पे खरीदते उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई नहीं जाती थी। लेकिन मकानों के निर्माण के लिए निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन और उपकरण की मांग का इजाफा हुआ, यानी कि मुनाफा हुआ और उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर की जा रही थी।
फिर 1920 के दशक के आवास पे निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था और मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरत की चीजों से निवेश में रोजगार की मांग और बढ़ जाती है। तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता है और बढ़ते उपयोग के लिए और ज्यादा निवेश की जरूरत होती है, जिससे नए रोजगार और आमदनी में वृद्धि होने लगती है। यानी कि जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं, घरेलू जरूरत और आवश्यकताएं बढ़ने लगी, लोगों को उपभोग में बढ़ने लगे, तो फिर क्या हुआ, उनके लोग पर और भी पैसे खर्च किए जाने लगे और फिर जिससे नए रोजगार और आमदनी में वृद्धि होने लगी। और इस तरीके से 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन जाता है। और अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात में यूरोपीय व्यवस्थाओं की संकट से उबरने में मदद दी और अगले 6 साल में विश्व व्यापार और आय वृद्धि दर से काफी सुधार होने लगा। फिर लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई और फिर 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यानी कि क्या हुआ, पहले तो युद्ध में हुआ, फिर धीरे धीरे जैसे ही सुधार होता है, फिर एक ऐसे महामंदी के होता है जिससे लोग भूखमरी के और बेघर हो जाते हैं और यह सारे दुनिया में फैल जाते हैं और एक तरीके से फिर से एक तरीके की महामंदी छाई रहती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।